नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात और फसक समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीते दिनों उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसी दुर्लभ घटना घटी जो अन्य किसी भी राज्य के लिए तो आम बात होती, लेकिन अपनी देवभूमि की राजनीति में ये किसी कीर्तिमान से कम नहीं। ये घटना थी मौजूदा सरकार में बतौर मुख्यमंत्री धामी जी के 4 साल पूरे होने की। 25 साल के उत्तराखंड में एनडी तिवारी के बाद सिर्फ धामी जी ही हैं जिन्होंने इतनी लंबी पारी यहाँ खेली है। उनका पिछली सरकार वाला कार्यकाल भी मिला लिया जाए तो लगभग 5 साल का कार्यकाल वो बतौर मुख्यमंत्री पूरा करने वाले हैं। इस उत्तराखंड राज्य में जहां मुख्यमंत्री लेंटाना की तरह से उगते रहे हैं, वहां अपनी जड़ें मजबूत रखते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए और बनाए रखना एक उपलब्धि ही है। तो उनकी इस उपलब्धि के मौके पर आज के एक्स्ट्रा कवर में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि धामी 2.0 के 4 साल कैसे रहे और इस दौरान राज्य में क्या कुछ हरकाया फरकाया गया। शुरुआत उन्हीं आंकड़ों से करते हैं जो इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री धामी ने सामने रखते हुए अपनी सरकार की उपलब्धि की तरह से पेश किए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 3,76,000 करोड़ के MOU हुए और इनमें से 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग पर अभी तक काम हो चुका है। फिर उन्होंने बताया कि बीते 4 साल में राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। राज्य की GSDP में बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय 41% बढ़ी है। राज्य का बजट इन 4 सालों में 60,000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ पार कर गया है। हज़ारों नए उद्योग स्थापित हुए हैं। स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ी है। नए हेलीपैड्स बनाए गए हैं। हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं। बिजली उत्पादन 3 गुना बढ़ा है। लखपति दीदी योजना के तहत 2.5 लाख महिलाओं की मदद हुई है। हज़ारों सरकारी नौकरियां दी गई हैं। होटल और होमस्टे की संख्या में भारी बढ़त हुई है और रिवर्स माइग्रेशन में भी तेजी आई है। उपलब्धियों के ये आंकड़े कमोबेश सच ही हैं, लेकिन ये वैसे ही सच हैं जैसे लगभग हर सरकार में होते हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की, हर सरकार के पास इस तरह के आंकड़े होना स्वाभाविक ही है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने सरकारी बजट को कहां कहां और कैसे कैसे पुगाया। चाहे कोई भी सरकार हो, उसका बजट अपनी पिछली सरकार की तुलना में बढ़ता ही है, जिससे सरकार हर साल इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताकर जनता को बुधियाने का स्वांग रचती है। यही कारण है कि जनता भी चुनाव आने पर सरकारी उपलब्धियों वाली इस सूची को महत्व नहीं देती, जब तक कि वास्तव में किसी सरकार ने धरातल में ही कुछ बड़ा न फरका दिया हो। फिर जनता ये भी बखूबी समझती है कि सरकारी फाइलों में गांव का जो मौसम गुलाबी होता है, वो आंकड़े अगर इतने ही खूबसूरत हैं तो आसपास के माहौल में परिलक्षित क्यों नहीं होते। इसलिए ये आंकड़े अक्सर जनता के लिए किसी भी सरकार का मूल्यांकन करने का बहुत छोटा सा पैमाना बनकर रह जाते हैं। धामी सरकार की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के लिहाज से इस सरकार ने जो कुछ किया है वो पिछली सरकारों की तुलना में 19-20 ही साबित हुआ है। मसलन सरकारी भर्तियों में इस दौरान कुछ तेजी आई तो पेपर लीक के मामले भी कुछ कम नहीं रहे। खनन से सरकारी राजस्व बढ़ा है तो कालाबाजारी और अवैध खनन भी उसी गति से बढ़ा है। शराब से सरकार का राजस्व बढ़ा है तो इसके कई दुष्परिणाम भी बढ़े हैं, जिनमें गंभीर अपराधों से लेकर ब्लैक मार्केटिंग तक शामिल है। तो आंकड़ों के खेल में धामी सरकार की परफॉर्मेंस औसत या औसत से थोड़ा बेहतर ही साबित होती है। ये तो हुई उन आंकड़ों की बात जो सरकार ने ही अपनी उपलब्धि बताते हुए पेश की हैं। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो सरकार ने नहीं बताए, जिन मोर्चों पर पिछली सरकारों की तरह धामी सरकार भी विफल रही या उसका प्रदर्शन पिछली सरकारों से भी बुरा साबित हुआ। इनमें एक प्रमुख मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था का, जिसमें दिनों दिन कांटे लगते जा रहे हैं। सैकड़ों स्कूल पहले ही पहाड़ में बंद हो चुके हैं। जो स्कूल चल भी रहे हैं उनमें छात्र संख्या लगातार घट रही है और ये स्थिति तब है जब शिक्षा के लिए केंद्र से मिलने वाले राजस्व में कोई कमी नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है कि सरकारी स्कूलों में अधिकतर वे ही बच्चे बाकी रह गए हैं जिनके पास कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता और सरकारी स्कूलों की स्थिति से इतर प्रदेश के शिक्षकों के बीच भी मौजूदा सरकार से नाराजगी के कई वाजिब कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख तो यही है कि पिछले कई साल से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है। राज्य में 90% से ज़्यादा सरकारी स्कूल बिना प्रिंसिपल्स के चल रहे हैं। इसके अलावा शिक्षकों के ट्रांसफ़र में भी ऐसा खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है कि ये अधिकारियों की ऊपरी कमाई का बढ़िया माध्यम बना हुआ है। राज्य में यूं तो ट्रांसफ़र के लिए बाकायदा एक्ट बना हुआ है, लेकिन उस एक्ट के तहत ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, जबकि घूस वाले रूट से हर महीने दर्जनों ट्रांसफ़र लगातार हो रहे हैं। शिक्षा विभाग का लगभग
हर कर्मचारी अधिकारी इस व्यवस्था से परिचित है और जानता है कि यहाँ अब बात माछू बल पानी पेंदुनी दिखे से भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस मामले में जब भी सरकार से सवाल होते हैं तो उसका जवाब होता है कि ये मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए उसके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन जनता ये भी जानती है कि कोर्ट में लंबित जिन मामलों में सरकार को सच में निर्णय लेना होता है वो एक ही दिन में ले लेती है, जबकि न्यायालय की आड़ में अगर सरकार ये बहाना बनाती है कि बात उसके हाथ में नहीं है तो जनता भी फिर चुनावों में जवाब देने को तैयार रहती है कि ऐसे निर्भगी हाथ हमको दे दे ठाकुर। शिक्षा व्यवस्था जैसे ही कांडे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी लगे हैं और उसके सुधरने की उम्मीद तक लोगों में लगातार टूट रही है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आज भी पहाड़ों में कभी गर्भवती महिलाएं दम तोड़ देती हैं तो कभी अच्छा प्राथमिक उपचार न मिलने के चलते लोगों की मामूली बीमारियां भी जानलेवा बन जाती हैं। पहाड़ के अस्पताल जो रेफर सेंटर के नाम से ही अपनी पहचान बना चुके हैं, उनकी स्थिति सुधारने की दिशा में आज भी कोई व्यापक काम नहीं हो पाया है। ऊपर से मंत्री जी जब बयान देते हैं कि पहाड़ों में अब मरीज डॉक्टरों को नहीं, डॉक्टर मरीजों को खुजा रहे हैं, तो ये बयान लोगों की मजबूरियों का मजाक उड़ाता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में धामी सरकार की एक उपलब्धि ये जरूर रही है कि आपात स्थिति में मरीजों को अति दुर्गम क्षेत्रों से सीधा एम्स तक लाने के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था शुरू की गई है, जो कई मामलों में लाइफ सेवर साबित होती है। लेकिन इसका स्याह पक्ष ये भी है कि इस सुविधा का लाभ कई कारणों से सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिल पाता है और ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब किसी बस दुर्घटना के वक्त एयर एम्बुलेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई तो उस वक्त ये एम्बुलेंस वहाँ पहुँच ही नहीं सकी, जैसा कि मार्चुला में हुई बस दुर्घटना के वक्त भी हुआ था। फिर ये भी है कि एयर एम्बुलेंस का सुलभ उपलब्ध होना एक अच्छी व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन ये बांझा पड़ चुके पहाड़ के अस्पतालों का विकल्प कभी नहीं हो सकती। पहाड़ में आधारभूत स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई ना हो, वहाँ ज़रूरत के उपकरण, डॉक्टर और स्टाफ अस्पतालों में मौजूद रहे, तब एक्सट्रीम केसेस के लिए एयर एम्बुलेंस का होना ज़्यादा सार्थक होगा। धामी सरकार के 4 सालों का मूल्यांकन हो तो उसमें अपराध के बढ़ते ग्राफ का जिक्र भी ज़रूर होगा। देहरादून और हल्द्वानी जैसे शहरों में दिन दहाड़े हत्याओं की जो घटना बीते कुछ समय में लगातार हुई हैं, उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल इसलिए भी बड़े और गंभीर होते जाते हैं क्योंकि कई आपराधिक घटनाओं में तो सीधे सीधे उन लोगों का हाथ रहता है जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को ही देखिए। इस अपराध को अगर आइसोलेशन में देखा जाए तो सरकार ये तर्क दे सकती है कि इस मामले में सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, किसी को भी जमानत नहीं मिली थी और कोर्ट में भी इस मामले की पैरवी मजबूती से करते हुए सरकार ने सुनिश्चित किया कि अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, जिसके चलते सभी दोषी उम्र कैद की सजा आज काट रहे हैं। सरकार के कई घोषित अघोषित प्रवक्ता इन्हीं तर्कों के साथ इस मामले में सरकार का बचाव करने की कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन ये मामला इतना भर नहीं है। अव्वल तो इस मामले में अगर गिरफ्तारियां जल्द हुई, आरोपितों को जमानत नहीं मिली या जल्द फैसला आ गया तो इसके पीछे सरकार की मजबूत व्यवस्था से कहीं ज़्यादा भूमिका उस जनाक्रोश की है जो अंकिता की मौत के बाद राज्य में पैदा हुआ। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे साल 2012 में दिल्ली के निर्भया मामले में हुआ था। निर्भया के दोषियों को तो फांसी तक दे दी गई, लेकिन उस मामले में भी जनाक्रोश ही था जिसके चलते देश में कानून तक बदल दिए गए और बलात्कार जैसे अपराधों की परिभाषा को और विस्तृत किया गया। फिर अंकिता हत्याकांड में जनाक्रोश का एक बड़ा और मूल कारण ये भी है कि यहाँ अपराधी सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोग हैं, जिन्हें अगर राजनीतिक संरक्षण न मिला होता तो संभवतः वो माहौल ही न बनता जिसमें अंकिता की हत्या हुई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस वीआईपी के चलते अंकिता की हत्या हुई, उस वीआईपी का कभी कोई पता नहीं लगा और सरकार में बैठे लोगों ने पूरी कोशिश की कि वो वीआईपी एंगल को पूरी तरह से खारिज कर दें। इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति भी काफ़ी देर से जनाक्रोश और जन दबाव के चलते ही हुई, और जब हुई तब भी जिस नाटकीयता के साथ हुई उसने भी धामी सरकार को डेंट लगाने का ही काम किया। इन तमाम मुद्दों के बाद भी धामी सरकार इस मोर्चे पर ज़रूर सफल रही है कि उसने अपनी छवि चमकाने का काम काफ़ी करीने से किया है। हालांकि ऐसा करने में जनता के हज़ारों करोड़ घाम लगा दिए गए हैं, लेकिन धामी सरकार ने अपना डंका खूब मजबूती से बजवाया है। अखबार और टीवी चैनलों ने धामी सरकार से खूब निचोड़ा है और बदले में दिन रात राग दरबारियाँ गाई हैं। कमाल ये भी है कि राग दरबारी गाने वाले इन मीडिया संस्थानों का चरित्र बिल्कुल ऐसा होता है कि बिरणी पीठ हिमखों और हगद्दा गीत लगाओ, इसलिए वो जिसकी भी सरकार आती है उसी के स्वर में गाने लगते हैं।
इसलिए जनता भी उनकी राग दरबारियों का मूल भाव पहचानती है। ये ऐसे ही नहीं है कि प्रचार प्रसार में छवि चमकाने में अरबों रुपए लगा देने के बाद भी जनता के बीच धामी सरकार को लेकर वो उत्साह खत्म हो गया है, जबकि दरबारियों के गीतों में कोई कमी नहीं आई है। बहरहाल, अब बात करते हैं खांटी पॉलिटिकल नैरेटिव की, जो चुनावी गणित में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। पुष्कर सिंह धामी इस मामले में देश के कई नेताओं से बेहतर परफॉर्मर साबित हुए हैं। उन्होंने बीते 5 सालों में अपनी छवि ऐसी तो बनाई ही है कि उत्तराखंड में ही नहीं, देश के लगभग हर राज्य में उनकी चर्चा है। उनसे सहमत या असहमत होना अलग बात है, उन्होंने किस कीमत पर यह छवि अर्जित की है ये भी अलग विषय है, लेकिन उन्होंने अपना नाम प्रदेश से बाहर भी ऐसे स्थापित किया है कि उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल है और वो चर्चाओं में शामिल रहना जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार हेमंती नंदन बहुगुणा ने इंदिरा गांधी की राजनीति के बारे में कहा था कि इंदिरा गांधी वो महिला हैं जो पहले पौधा लगाती हैं और फिर खुद उसे उखाड़ कर देखती हैं कि कहीं मजबूत जड़ तो नहीं पकड़ गया। यही बात आज की तारीख में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर भी लागू होती है। मोदी शाह की जोड़ी इसी तर्ज पर राजनीति करती है कि उनके आगे किसी भी अन्य नेता की जड़ें मजबूत नहीं हो पाती और वो ही केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की सरकारों को अपने अनुसार नियंत्रित करते हैं। राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार तक इस भाजपा में दिल्ली से ही तय होते हैं और ये बात खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूरी मासूमियत के साथ उत्तराखंड की जनता को बता भी चुके हैं। ऐसे माहौल में भी पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य का मुखिया होते हुए अपनी चर्चा देश भर में करवाई है, तो ये उनका हुनर ही है। हालांकि इसमें बड़ी भूमिका हिंदुत्व के तड़के की भी है, जिसका छौंक देश भर में अभी भी लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन उनके छौंका मारने का तरीका हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं जितना हल्का भी नहीं है। हाँ, नकल जैसी बातों को भी जिहाद कह देना और कभी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं को आतंकवादी और नक्सली कह देने जैसे हल्के बयान पुष्कर सिंह धामी के हवाले से भी आए हैं। लेकिन भाजपा के कई नेताओं की तुलना में वे हिंदुत्व की राजनीति को साधने में ज़्यादा सटल साबित हुए हैं। उन्होंने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके भी देश भर में चर्चाएं बटोरी हैं, जो पॉलिटिकल नैरेटिव के लिहाज से बेहद अहम है। ये मत पूछिए कि यूसीसी से उत्तराखंड को क्या मिला, ये सवाल ही बेमानी है। लेकिन यूसीसी के चलते उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक नैरेटिव वॉर जीता है। कल जब कभी भी देश भर में यूसीसी लागू होगा, उत्तराखंड का जिक्र अब हमेशा के लिए होता रहेगा कि इस प्रदेश ने इसकी शुरुआत की थी। ऐसा ही पॉलिटिकल नैरेटिव धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून लाकर भी हासिल किया। इन कानूनों का धरातल पर भले ही कोई खास असर नहीं है, कोई ऐसे आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं जो इन कानूनों की सार्थकता बताते हों, लेकिन इन कानूनों के नाम का बारंबार जाप करना अपने आप में एक पॉलिटिकल मैसेज है। तो उत्तराखंड में जब तक 83% हिंदू, लगभग 14% मुसलमानों से खतरे में रहेगा, धामी जी की ये पॉलिटिकल नैरेटिव वाली राजनीति सफल होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। वैसे पुष्कर सिंह धामी के इमेज मैनेजमेंट और एवरीथिंग इज इमेज एंड इमेज इज एवरीथिंग वाली राजनीति का एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू और भी है। इस सवाल को अगर फिलहाल छोड़ भी दें कि पुष्कर सिंह धामी के हिंदुत्व वाली इमेज को बनाने के चलते उत्तराखंड राज्य की कैसी इमेज बन रही है, और फिलहाल सिर्फ धामी जी की ही इमेज पर भी बात करें, तो दिलचस्प ये है कि जहां अपने बयानों, नीतियों और नए नए कानूनों के चलते उत्तराखंड से बाहर उन्हें चर्चाएं मिल रही हैं, अन्य राज्यों के चुनावों में वो स्टार प्रचारक बन रहे हैं, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की तरह उन्हें देखा जा रहा है, वहीं उत्तराखंड राज्य में उनका न तो व्यक्तिगत जनाधार ही व्यापक हो सका है और न ही संगठन में उनकी ऐसी पकड़ बन पाई है कि उनका नेतृत्व सर्व स्वीकार्य बन चुका हो। भाजपा के अंदर ही उनकी जड़ें काटने को बैठे नेताओं में उनका इतना डर भी नहीं है कि वो बगावत दबे छिपे करते हों। ये बगावत खुली हुई होती है और कई नेता समय समय पर ये संकेत देते हुए हिचकिचाते तक नहीं कि भाजपा में उनका कद पुष्कर सिंह धामी से छोटा नहीं है। और तो और अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक हाल ही में जब उत्तराखंड आए तो उन्होंने धाकड़ धामी को धुरंधर धामी भले ही कह दिया, लेकिन ये घोषणा किसी ने भी खुले मन से नहीं की कि 2027 का चुनाव भाजपा पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है। हालांकि इसके उलट भी कोई संकेत केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं दिए हैं, लेकिन चुनावों में हमेशा एक मुख्य चेहरा आगे करने की राजनीति करने वाली भाजपा ने 2027 के चुनावों की अपील जारी करते हुए भी ये नहीं कहा कि चुनाव धामी के चेहरे पर ही वो लड़ने जा रही है।
राज्य की जनता के बीच भी पुष्कर सिंह धामी की छवि प्रदेश भाजपा के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित नहीं हो सकी है। उन्होंने भले ही राज्य से बाहर अपनी एक छवि स्थापित करने में सफलता पाई है, लेकिन राज्य में ये संदेश भी साफ है कि पुष्कर सिंह धामी केंद्र के निर्देशों पर चलने वाले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जैसे उनकी जगह कोई भी अन्य मुख्यमंत्री होता जिसे दिल्ली तय करके उत्तराखंड के बरमंड पर सजा देती। चुनावी गणित के लिहाज से देखें तो धामी सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर जनता के मन में अब कई तरह के संशय भी हैं। इसमें कुछ दोष धामी सरकार का खुद का है तो कुछ स्वाभाविक ही एंटी इनकम्बेंसी का भी, जो लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाली सरकारों के खिलाफ अक्सर होता ही है। फिर उत्तराखंड में समस्याएं ऐसी हैं जिनसे निपटने के लिए सच में कुछ बहुत बड़े फैसलों की ज़रूरत है, जो इस सरकार ने भी पूर्ववर्ती सरकारों की तरह नहीं लिए। फिर चाहे वो राजधानी का सवाल हो, परिसीमन का सवाल हो, खाली होते पहाड़ों का सवाल हो, विकास परियोजनाओं को बनाते हुए आपदाओं को ध्यान में रखने का सवाल हो, या ऐसे ही वो अन्य मुद्दे जिन्हें उत्तराखंड की नियति समझ लिया गया है और सामान्य बना दिया गया है। इस लिहाज से जनता का एक बड़ा तबका है जो अब कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह देखते हुए नकारने की बात कर रहा है। लेकिन चुनावों में मतदाता जब वोट डालने जाता है तो एक दूसरी मानसिकता में होता है। तब उसे वोट सबसे अच्छे प्रत्याशी को नहीं देना होता, बल्कि जिताऊ प्रत्याशी को देना होता है, और यहीं बड़ी पार्टियां बाजी मारती हैं। इस लिहाज से भाजपा आज भी चुनावी खेल में सबसे आगे नजर आती है, क्योंकि संसाधनों की जैसी भरमार उसके पास है, वो खुद को सबसे ज़्यादा जिताऊ साबित करने में सबसे आगे रहने ही वाली है। दूसरे नंबर पर आज भी कांग्रेस ही है, जो एंटी इनकम्बेंसी की लहर के सहारे और जिताऊ नेता वाली थ्योरी के भरोसे खुद को मजबूत पाती है। फिर उत्तराखंड में तो कांग्रेस भाजपा का खेल ऐसा है कि बीते दिनों जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसके बाद मौजूदा मंत्रिमंडल के 11 में से 7 मंत्री कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाले हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों ही भाजपा के कई नेता कांग्रेस में भी शामिल हुए, जिन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने क्यूटतम अंदाज में पहले तो निकाला हुआ माल बता दिया और फिर कहा कि चलो माल नहीं भूलता। वैसे बीते दिनों हुए मंत्रिमंडल विस्तार से ये भी संकेत मिलता है कि जब धामी सरकार ने 4 साल बिना मंत्रियों के ही काट दिए थे, तो अब आखिर में कुछ महीनों के लिए मंत्रिमंडल विस्तार क्यों करना पड़ा। राजनीतिक चुगलैर इस बारे में सीधे कहते हैं कि ये फिसलते हुए कुनबे को बचाने के लिए ज़रूरी हो गया था। आखिरी साल की सपोड़ा सपोड़ी में सबको कुछ ना कुछ हाथ लगे, बूढ़ेंदा की सियाणी ही सही। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। बारामासा के कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें मजबूत करने में अपना योगदान ज़रूर दें। इसके लिए आप हमारी चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड और UPI ID के ज़रिए सीधा सहयोग भी कर सकते हैं। बाकी अपने सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया, पहला प्रणाम।